और चुनावी जंग जारी है। आखिरी मरहले के तहत जम्मू कश्मीर में लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। आपको बता दें 5060 पोलिंग स्टेशन कायम किए जा चुके हैं। 40 सीटों पर आज जो है लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें, अपने लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान जारी ही नहीं है, बल्कि काफी बड़ी तादाद में लोग बूथों तक पहुंच रहे हैं। सुबह 9 बजे तक करीब 12% वोटिंग पूरी हो चुकी है। मतदान के 10 बजे तक 3 घंटे पूरे उधमपुर में सबसे ज्यादा 14% वोटिंग। उधमपुर में सबसे ज्यादा 14% वोटिंग। बारामूला में महज 9% वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि मतदान केंद्रों पर दिख रही हैं लंबी कतारें। कुछ जगहों से ये भी इस तरह के मंजर देखने को मिल रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं और लोग आगे बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ पा रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, ये देखना होगा। तो जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक करीब 12% वोटिंग, यानी शुरुआती 2 घंटों में 12% वोटिंग ओवरऑल 40 सीटों पर। तो जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले की वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक करीब 12% पोलिंग दर्ज की गई है। उधमपुर की जब हम बात कर रहे हैं तो उधमपुर में सबसे ज्यादा 14% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। तो बारामूला की जब हम बात करें, बारामूला में केवल 9% के करीब पोलिंग दर्ज की गई है सुबह 9 बजे तक। तो अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक की सामने आ रही है, तो सबसे ज्यादा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, वहां पर अब तक सबसे ज्यादा यानी कि 14% वोटिंग दर्ज की गई है। बारामूला में सुबह 9 बजे तक 9% के करीब पोलिंग दर्ज की गई है। तो मुरज़ा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन है इसके पीछे? उधमपुर और बारामूला में जो इतना फर्क नजर आ रहा है, तकरीबन 5% का ये फासला, ये क्या बता रहा है? हमने इससे पहले भी विशाल, चाहे पहले भी जब भी चुनाव हुए हैं, तो उधमपुर में वोटिंग परसेंटेज हमेशा ज्यादा ही रहा है बनिस्बत की जब हम नॉर्थ कश्मीर या ओवरऑल कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं। इस बार भी हमें वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। उधमपुर में हम देख रहे हैं, बल्कि ओवरऑल जम्मू डिवीजन में हम देख रहे हैं कि बेहतर पोलिंग परसेंटेज, जबकि नॉर्थ कश्मीर में हम उस तरह का पोलिंग परसेंटेज नहीं देख पा रहे। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि बारामूला में इस बार वोटिंग परसेंटेज बेहतर होगा, लेकिन अब तक की जो 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज सामने आई है वो कम ही दिखाई दे रही है। 9% जो है बारामूला में 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज दर्ज की गई है। ये उम्मीद भी हालांकि की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तो पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, लेकिन कई फैक्टर्स है यहाँ पर। मेरा सवाल ये था, क्या कुछ लोगों की मसरूफियत या मशगूलियत इस तरह की है? चूंकि कुछ देर पहले भी बता रहे थे हमारे नुमाइंदे कि कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर इस वक्त सेबों को कलेक्ट करने का वक्त है, कि सेब या दूसरे ऐसे फल, तो वो या तो अलग सुबह आएंगे या थोड़ी देर के बाद आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हो सकता है क्योंकि इस वक्त जो है खेतों में बहुत काम रहते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है कि सुबह के वक्त वो वहां तक पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंचते हो और बाद के औकात में वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे और अपना वोट कास्ट करे। तो वोटिंग का अमल जारी है और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में अखनूर और एलओसी से सटे गांव में मतदान प्रक्रिया जोरों पर है। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, खासकर उन वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों में जिन्हें पहली बार वोट डालने का मौका मिला है। तो पाकिस्तानी रिफ्यूजीज में काफी उत्साह भी है, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका उन्हें मिला है कि वो वोट डाल सकें। पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो हैं उनमें उत्साह है, वाल्मीकि समाज वो भी काफी उत्साहित हैं और साथ ही जो गोरखा कम्युनिटी है वो भी काफी उत्साहित हैं। इन्हें पहली बार मौका मिला है 370 के एब्रोगेशन के बाद कि वो असेंबली इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर सके। अब से कुछ देर पहले हमने वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों से बातचीत भी दिखाई थी। उन्होंने बताया कि कितना ज्यादा वो इसके ऋणी है और कितना वो खुश हैं। वो बहुत मुतमईन है, बहुत खुश है, उत्साहित हैं कि उन्हें भी अपनी पसंद के इजहार का मौका मिला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में, तीसरा भी चरण है ये और अंतिम चरण भी है, तीसरे और अंतिम चरण में अखनूर और एलओसी से सटे गांव में मतदान प्रक्रिया जोरों पर है। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, खासकर उन वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों में जिन्हें पहली बार वोट डालने का मौका मिला है।
बिल्कुल। चुनावों को लेके आज लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग काफ़ी तादाद में पोलिंग बूथ पे वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी जिन्होंने आज पहली बार वोट डाला वो हमारे साथ बने हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम और आज आपने पहली बार वोट डाला, कितनी ज़्यादा खुशी आपको? सर जी नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपका बहुत ही नमस्कार। और दूसरा बात है नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की हक दिलाया 35 370 तोड़कर जो हमें एक वोट डालने का हक दिलाया। हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। आज बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि 70 सालों से पहली बार हमें वोट डालने का हक मिला है, जो पहले नहीं था। और धन्यवाद करते हैं हम सरकार का, उन्होंने 370 और 35A को समाप्त किया। और ख़ास करके बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं जो 1947 के, उन परिवारों को एक राहत मिली है, उनको नागरिकता प्रदान करवाई गई है और वोट डालने का आज जो हक मिला है हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और सरकार का हम सब परिवार वाले दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करते हैं और भगवान से मंगल कामना करते हैं कि ऐसी सरकारों को बरकरार रखें। जिस तरह से वाल्मीकि समाज, पाकिस्तानी रेफ्यूजीज और साथ ही साथ गोरखा समाज की जब हम बात करते हैं विशाल, तो जाहिर सी बात है जब इतने सालों तक उनको नजरअंदाज किया गया हो तो उसके बाद अब अगर उनको अपने हकूक मिल रहे हैं तो जिन्होंने उनको वो हक दिया है उनके लिए वो जरूर शुक्रगुजार रहेंगे। और हमने इससे पहले जिस तरह से कांग्रेस की भी लीडर से बात की है तो उनका भी ये कहना था कि ये जो है एक अच्छा कदम हुआ लिया है मरकजी सरकार ने, और वो भी इस चीज को मानते हैं कि बिल्कुल नजरअंदाज हुए थे काफी अरसे तक, अब जाके उनको उनके हुकूक मिले हैं। पर फिर ये सवाल आता है कि आखिर जो काम काफी अरसे तक दूसरी जो पार्टियां मरकज में रही हैं, जो जम्मू कश्मीर में पावर में रही है, उन्होंने क्यों नजरअंदाज किया और उन्होंने इतने लंबे समय तक इन लोगों को उनके हुकूक क्यों नहीं दिए? बिल्कुल, ये एक राजनीतिक प्रश्न है और इसका जवाब भी जो है वो राजनीतिक ही होगा। और खासतौर से ऐसे मौके पर अगर कुछ जवाब देता है तो उसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। फिलहाल ये जरूर है कि हर तबका, समाज का हर तबका, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो अपने तौर पर ये देखता परखता है कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता, कौन सा उम्मीदवार हमारे लिए बेहतर है, तो वो उसके हिसाब से जो है वो फैसला करता है, अपना जहन बनाता है और वोट डालता है। तो आज ये मौका है खुलकर, जिसे जिस वजह से भी कोई पार्टी पसंद हो, जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को चाहे जिस वजह से भी कोई नेता पसंद हो या कोई उम्मीदवार पसंद हो, तो वो जो है उसके पक्ष में वोट डाल सकता है। और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब डेमोक्रेटिक राइट्स हासिल होते हैं तो वो अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का नुमाइंदा चुने की कोशिश करें। और आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर हमारे साथ कई नुमाइंदे एक एक करके जुड़ रहे हैं, सुबह से लगातार ये जुड़ रहे हैं, हमें अलग अलग क्षेत्रों से बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। समीर के पास करेंगे। समीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुझे लगता है आप अभी कोई दूसरे बूथ पर पहुंचे हैं, हमें ये बताएं कि कौन सा बूथ है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है और क्या पैटर्न दिख रहा है, रुझान कैसा है वोटिंग का? मैं गांधीनगर के ही बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। अभी देवेंद्र सिंह राणा जो है वो यहाँ वोट करके निकले। उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद भी सुबह सुबह आए थे, उन्होंने भी वोट किया था और पैटर्न ठीक ठाक ही चल रहा है। देखिए, अगर मैं थोड़ी लाइन दिखाऊंगा, अगर पीछे मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं। देखिए, गांधीनगर जो एरिया है इसमें मैं आपको बताऊँ कि ये एक पॉश एरिया है। यहाँ पे लोग इतनी भारी संख्या में एक ही बार नहीं आते हैं, बारी बारी से लोग यहाँ पे आते हैं और छोटी छोटी कतारों में यहाँ पे लोग आके, लेकिन अच्छी ट्रेंड है, ये जो लोग हैं बारी बारी से आ रहे हैं और अच्छा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में हमेशा ही अच्छा वोटिंग परसेंटेज हमें देखने को मिला है। जिस तरह से लोग पहले 2 फेजेस की बात करें तो पहले के 2 फेजेस में भी इसी तरह का पैटर्न रहा और सबसे अच्छी बात क्या रही कि स्मूथ हुआ, पीसफुल हुआ, कोई भी घटना नहीं हुई। और जो पीके पोले हैं उन्होंने जब मेरे से कल बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि वो सबसे ज़्यादा मुतमईन इस चीज़ से हैं कि पीसफुल वोटिंग हो रही है, किसी जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और आज भी सुबह से लगातार हम देख रहे हैं भारी सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। जहाँ जहाँ पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पे आपको हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस की मिलेगी, एसएसबी, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे हैं। और हमने देखा जो क्रेज़ है लोगों में, कुछ लोगों से हम बात करेंगे, अगर कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप वोट डाल रहे हैं, वोट डालने आए हैं, क्या कहेंगे 10 साल के बाद ये असेंबली के? अच्छी बात है, वोट डालने चाहिए सबको, हम ये कहेंगे सबको डालने चाहिए। क्या क्या इश्यूज हैं जो आप चाहते हैं?
सर आपका नाम? जीएस कोहली। आप वोट डाल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया। इलेक्शन हो रही है इसलिए खुशी है हम जम्मू लोगों को। सरकार बनेगी तो काम जो रुके हुए हैं सारे होंगे, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन। हाँ, वी आर हैप्पी टू सी द इलेक्शन, सो अच्छा है, बहुत बढ़िया। आपको क्या नई गवर्नमेंट से क्या 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 करना चाहिए जो प्रायोरिटी? नहीं, अच्छा काम चल रहा है गवर्नर राज में भी, ठीक है, काम हो रहे हैं लोगों के, ऐसी बात नहीं है। जो काम रुके हुए हैं वो हो जाएंगे, बाकी हाँ काम सारे हो रहे हैं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। तो आप चाहते हैं कि जो पेंडिंग काम है वो हाँ होने चाहिए, जो पेंडिंग पड़े। कौन कौन से पेंडिंग काम है इनकी नजर में समीर? अच्छी गवर्नमेंट। कौन कौन से पेंडिंग है, कौन कौन से पेंडिंग काम जो आपको लगता है? ये कोई म्यूनसिपैलिटी के काम होते हैं, कोई लाइटों के, थोड़े बहुत पानी के, कहीं यहाँ तो पानी ठीक है, लेकिन कहीं जगह पानी शानी लाइट की कमी है, वो ठीक हो जाएगी। जो सड़कें गड्ढे गुड्ढे हैं तो किसी आगे भेज यहाँ तो ठीक करने लगा, वो ठीक हो जाएंगे लोगों के। मतलब बुनियादी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, पानी, सड़क, बिजली, ये समस्याएं कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, कहीं ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही हैं समीर। जी बिल्कुल, और कुछ लोगों से और बात करते हैं। मैम आप अपना नाम बताएं। मैम नाम अपना बताएं। जी मैं ऋतिका त्रेहनु। क्या क्या इश्यूज हैं 10 साल के बाद गवर्नमेंट? जी सबसे पहले तो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है। आप सोचिए कि महिलाओं को अपना हक मिला है, बहनों को अपना हक मिला है, और साथ में ही हमारी जो डेवलपमेंट है, आप देखिए कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ये बहुत ज़रूरी था। हमारी सबसे पहले तो सुरक्षा, सबकी सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। पथराबाजी जो होती थी, जो गोलीबाजी होती थी, वो ख़त्म हुई है। तो आप ये देखिए कि कितनी डेवलपमेंट, अब रिंग रोड्स बन रही हैं, लिंक। आप देखिए अभी मैनिफेस्टो में भी आप अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें वृद्ध महिलाओं के लिए 18,000 रुपये सालाना, पहले 2 LPG सिलेंडर मिलते थे। समीर, इन्हें उम्मीदें क्या है? इन्हें उम्मीदें क्या है? मैनिफेस्टो की बात अभी ना करें तो बेहतर होगा। इन्हें क्या उम्मीदें हैं? क्या पेंडिंग रह गया है? क्या समस्याएं ऐसी हैं जिनका हल निकलना चाहिए? सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से महिला होने के नाते क्या उम्मीद है? जी, जो भी नई सरकार आएगी, मुझे लगता है कि वो एक जमीन से जुड़ा हुआ जो है सरकार है, वो ही जो ग्रासरूट लेवल पे जो काम कर रहा है। विक्रम सिंह रंधावा है। विक्रम सिंह रंधावा जी, हम आपसे यहाँ पे यहाँ ग्राउंड में ही बात करेंगे। विक्रम सिंह रंधावा जो है वो बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, कैंडिडेट हैं बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से। इनसे बात करेंगे। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको? काफ़ी उम्मीद है जी। हम अपनी विचारधारा को लेकर लोगों के बीच में हैं। एक तरफ राष्ट्रवाद की विचारधारा है, एक तरफ अलगाववाद की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी बिना मैनिफेस्टो के चुनावों के बीच में है, और जम्मू के लोग भी समझते हैं कि कांग्रेस और बाप बेटी की राजनीति को जिंदा करना चाहती है, और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का अपने पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि वो किसी तरीके से वो बाप बेटा जिंदा हो जाए, ताकि उनकी भी किसी न किसी से नैया पार लग जाए। कांग्रेस 32 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस सिंगल डिजिट में मुझे लगता है 1-2 सीट जीत पाएगी, 7 सीटें जीतेगी। आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? मतलब आपने किन इश्यूज पे, अगर बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, आपको मोटा मोटा क्या लगा कि यहाँ की मूल समस्याएं क्या है? देखिए, मूल समस्या बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी ऑलरेडी डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, फिर भी कुछ एरिया फार फ्लंग एरिया का ऐसा है जो रोड कनेक्टिविटी से कटा हुआ है, उसको रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना है। रेगुलराइजेशन हमारी यहाँ कॉलोनीज का बहुत बड़ा इशू है। बहुत सी कॉलोनी है जो रेगुलराइज नहीं हुई है। रीजन बिहाइंड के पिछली सरकारों की पॉलिसी नेगेटिव होती थी। हम पॉलिसी मॉडिफिकेशन करवा के कॉलोनी रेगुलराइजेशन का, ये जो हाउसिंग का इतना बड़ा हुआ बना हुआ है, JDA का हुआ बना हुआ है, उसको ख़त्म करेंगे कि मेरे सिटीजन्स को, मेरे वोटर्स को, मेरे नागरिकों को किसी भी डिपार्टमेंट में दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। क्योंकि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ बाहू से, आप मुझे एक समझाइए कि जो ओवरऑल वातावरण आपके हिसाब से रहा है, क्या आपको लगता है कि मोटा मोटा आपने बात कही, जो आपने हाउसिंग की बात की, जो मास्टर प्लान भी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। जब मैं वोटरों से बात कर रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं, क्या उन पर नज़र होगी? देखिए, नज़र तो रहती है, हर पहलू पे नजर रहेगी। जब वोट हर सेक्शन का लिया है तो सबकी चिंता करें। अच्छा, एक वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पे हमने देखे, उन्होंने पहली बार वोट डाला, कितनी बड़ी क्रांति आई है, क्या लगता है आपको कि कितनी बड़ी? क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे वाल्मीकि हैं जिन्होंने यहाँ पे वोट, मैक्सिमम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है, और वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज का तो पुनर्जन्म हुआ है जम्मू कश्मीर में, और उनका पुनर्जन्म दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और वो चीज़ इसको मान रहे हैं। आप देखिएगा, हम वोट में उसको कन्वर्ट ये लोग कर रहे हैं, लोग वोट देना चाहते हैं।
कि जिस आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बदौलत हमारा जम्मू कश्मीर में वजूद जिंदा हुआ है। पहली पार्टी ने तो हमारा वजूद ही खत्म कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि वातावरण बड़ा अच्छा। पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जिनको उनके हुकूक नहीं मिले थे कई दहाइयों से, उनको उनके हुकूक मिले हैं, जाहिर सी बात है वो काफी इससे खुश भी हैं, अपने हक़ इरादे का इस्तेमाल भी करेंगे। सरोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आबिद भी। सरोज, आपके पास पहले आना चाहूंगी, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद, वहां के बारे में हमें बताएं। मुनज़्ज़ा, इस वक्त हम खड़े हैं रफ़ियाबाद लाडूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पे कुल मिला के 12 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स से जो मुकाबला देखा जा रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद अहमद डार है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद लोन की जो पार्टी है उनके वाइस प्रेसिडेंट जो है अब्दुल गनी वकील वो हैं, और साथ ही साथ अपनी पार्टी के यावर अहमद मीर हैं जो दिलावर मीर के बेटे हैं। कतारें लगी हुई हैं। आपने देखा सुबह पहले जब हम लंगेट में थे किस तरीके से इंजीनियर रशीद, उनकी फैमिली, उनके भाई जो वहाँ से कैंडिडेट है बाहर आए, और आप देखें सुबह 6 बजे से ही, हालांकि तब तक अभी वहाँ पे पोलिंग स्टाफ पहुँचा नहीं था कि लोगों ने कतारें लगाना शुरू कर दिया था। इस वक्त जहाँ पे हम हैं रफ़ियाबाद लाडूरा में, ये एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पे भी अभी लोग कतारें लगाए हुए खड़े हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। मुनज़्ज़ा, आप नाम बताएं अपना। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? सर। अच्छा, इससे पहले वोट नहीं किया आपने? कभी नहीं डाला इस टाइम। तो ऐसा क्या है कि इस बार आप वोट डालने निकले हैं? इस बार इसलिए वोट डालना है क्योंकि हमारा जो नेशनल कौम का झंडा है जी, इसलिए वोट डालना है, और अपने गांव का है जावेद अहमद डार साहब। अच्छा, इसलिए इसको वोट डालना ही है, चलिए, इसका हक भी बनता है। तो लेकिन ये बताइए, मुद्दे मसले के हैं, आप नौजवान हैं, अगर आप वोट डाल रहे हैं आपके वोट की ताकत पता होनी चाहिए आपको। जी साहब, हम इसलिए वोट डाले क्योंकि ये जो जावेद अहमद डार साहब है हमें अपना गांव का, इसलिए इसका वोट डालना। अच्छा, चलिए, बढ़िया है। तो देखिए मुनज़्ज़ा, कई सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर। जब लोग वोट डालने की बात करते हैं तो कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट है यहाँ पे लोकल है, उन्होंने लोकल लेवल पे, लोकल स्तर पे काम किया हुआ है, इसलिए वोट डालेंगे। और कहीं ना कहीं जो ये नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उन मुद्दों पे भी वोट डाला जा रहा है। और स्पेशली जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ के मुद्दे जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जैसा हमने फेज 2 में डिस्कस किया था, श्रीनगर में जब आपने 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे देखा कि टर्नआउट रहा, मुद्दे अलग थे वहां पे। लेकिन जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं यहाँ पे मुद्दे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें, उम्मीद यही है इस बार की शाम होते होते जो वोटर टर्नआउट है, अगर हम 2014 की बात कर ले, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर की 65.39% था, और उम्मीद यही है इस बार की जिस हिसाब से सुबह से ही लोग जोक दर जोक बाहर आ रहे हैं, रिकॉर्ड जो है इस बार ब्रेक हो जाएगा। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल। तो लेकिन एक सवाल अहम यह भी है कि रिकॉर्ड का ब्रेक होना ही काफी शायद नहीं होगा, क्योंकि इस बार आप देखिए सरोज कि इस बार बहुत सारे नई चीजें शामिल हैं। इस बार यह है कि पहली बार 10 सालों में पहली बार मौका मिल रहा है। काफी लंबे अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि उन्हें यह मौका मिले कि वो वोट दें और अपनी पसंद का नुमाइंदा चुने। मैं जानना चाहता हूं कि 10 साल पहले का आपने जिक्र किया था, तो उस बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, अगर फर्क की बात कर ले विशाल, जो डायनेमिक्स है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स, वो कंप्लीटली चेंज हो गए 2014 के बाद। और जैसे पिछली बार भी हमारी बात चल रही थी, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में उसका इम्पैक्ट हुआ। आपने देखा कि 2014 में जब एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई सेंटर में, उनका राजनीति खेलने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो कहीं ना कहीं उस राजनीति को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगा, अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग यूटीज को। वही कश्मीर भी जो है, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर ले, 10 साल बाद, जैसा आप अभी कह रहे हैं, असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं वो सेम है। हाँ, इन एडिशन जो नए मुद्दे बड़े हैं इनके, वो है 370, 35A या स्टेटहुड का रेस्टोरेशन। हाँ। उसके बगैर अगर आप बात कर ले तो ओवरऑल मुद्दे सेम है। लेकिन किस तरीके से बदलाव है, बदलाव ये है विशाल के, अगर आप बात कर ले अराउंड 35 से 45 एज की ब्रैकेट में जो वोटर्स होते थे, जो बाहर नहीं आते थे, वो इस बार बाहर आ रहे हैं। कई सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन कई कारणों की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो वो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है इस बार, वो कहीं ना कहीं एक बदलाव है, वो डायनेमिक्स चेंज करेगा। और आपने देखा कि एक एज ब्रैकेट जो है यहाँ पे, जो 60 प्लस होता था, फिर उसमें ख्वातीन हो या मर्द हजरात हो, वो वोट डालते थे। लेकिन इस बार तीनों फेजेस में जो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्न आउट हुआ, उसका कारण यही रहा कि एक तो फर्स्ट टाइम वोटर्स बाहर आए, और जो एज ब्रैकेट 35 to 45 है, जिन्होंने कभी वोट भी नहीं डाला था, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि आपने देखा पिछले 35 साल से जो टर्मोइल रहा है, वो एक कारण था, वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाते थे। तो इस बार कहीं ना
कहीं वो जो एज ब्रैकेट 35-45 वो भी बाहर आए, तो वो काफी डायनेमिक्स चेंज करेगा यहाँ पे। प्लस आपने देखा कि कितने सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए 2019 के बाद। एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ, एक स्पेस मिली है ना सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बल्कि उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी जिनको कहीं ना कहीं स्पेस नहीं मिल पा रही थी। तो ये एक खासा ही बदलाव है, शायद इसी के कारण आप देख रहे हैं कि टर्न आउट जो है वो काफी ज्यादा है इस बार यहाँ पे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मैदान में उतर सके और नई पार्टियां भी जो है वो भी मैदान में उतर सके। जी मुनव्वर, तो आपने देखा ये काफी इंटरेस्टिंग है जो उन्होंने बताया कि 35 से 45 ब्रैकेट में जो हैं वोटर्स, ऐसे वोटर्स ज्यादा जो है वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इस बारे में मजीद हम पूछेंगे, आबिद भी हमारे साथ बने हुए हैं। आबिद, आप किस जगह पर मौजूद, तफसीलात दें। बिल्कुल मुन्नज़ा, मैं गुलमोहर कॉन्स्टिट्यूंसी के हरिवतन इलाके में हूँ और ये जो पोलिंग बूथ है बेसिकली यहाँ से जो फॉर्मर मिनिस्टर गुलाम हसन मीर है वो इस इलाके से उनका ताल्लुक है। उन्होंने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर अपना वोट कास्ट किया और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप देखिए इससे पहले यहाँ पर मर्द हजरात लंबी कतारों में मौजूद थे, लेकिन अब खवातीन भी आप देखिए यहाँ पर पहुँच रही है, अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुबह से ही इस पोलिंग बूथ पे भारी तादाद में लोग आए हैं अपना वोट कास्ट करने के। और मैं आपको बता दूं जो गुलमोहर कॉन्स्टिट्यूंसी है 9 बजे का जो अपडेट मिला है तकरीबन 10:30 के करीब 10.5% के करीब वोटिंग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है। यहाँ पर हम कुछ वोटर से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये लोग अपनी कतारों में। मुझे अपना नाम बताइए आप। रणवीर अहमद। साहब पहली बार वोट कर रहे हैं आप? मैं तीसरी बार वोट कर रहा हूँ। मुझे बताइए आज क्या उम्मीद है? तो गुलबर्ग में 9 बजे तक 10.6 यानी कि तकरीबन 11% वोटिंग। अभी कुछ तकनीकी कारण से आबिद को हम सुन नहीं पा रहे हैं मुनज़्ज़ा, लेकिन ये जो गुलमर्ग के बारे में बता रहे थे कि 9 बजे तक यानी शुरुआती 2 घंटों में 10.6, तो गुलमर्ग में मुझे लगता है कि ये वहाँ के जो वहाँ की कॉम्पोजिशन है उसके हिसाब से ये वोटिंग परसेंटेज ये ठीक ठाक हौसला अफजा है। बिल्कुल, क्योंकि काफी दूर दराज का इलाका है, वहाँ पर पोलिंग बूथ पर पहुंचने भी मुश्किल होती है और सुबह के इलाके में सुबह के वक्त में जो है काफी ठंड भी रहती है। लोग धीरे धीरे जो है अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं कंपेयर टू बारामूला। जब हम देख रहे हैं कि फिर भी गुलमर्ग में बेहतर वोटिंग परसेंटेज हमें देखने को मिल रही है। सरोज, आपके पास फिर से एक बार आना चाहेंगे। सरोज, हमें ये बताएं, सेकंड फेज में हमने इस तरह का एक ट्रेंड देखा कि शुरुआती घंटों में या फिर आखिर में भी जब फाइनल जो उसका ओवरऑल प्रतिशत आ चुका था कि जो जम्मू डिवीजन है वहां पे वोटिंग का फीसद काफी ठीक ठाक रहा निस्बतन कश्मीर डिवीजन के। उमर अब्दुल्ला ने सवाल भी उठाया था, कहा था कि लोग आदी हो चुके हैं वोट ना देने के। श्रीनगर में परसेंटेज काफी कम था। इस बार जो थर्ड फेज है इसमें 24 सीटें जम्मू डिवीजन में, 16 सीटें कश्मीर डिवीजन में। इस बार क्या रहेगा ट्रेंड? क्या पिछला ब्रेक टूटेगा, रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए विशाल, देखिए अगर आप बात करें जो सेकंड वाला फेज था उसमें टर्न आउट जो है स्पेशली कम रहा श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, श्रीनगर में देखिए अगर आप बात कर ले, श्रीनगर को छोड़ के खान साहब था, शायर शरीफ था या बड़गाम के इलाके थे जहां पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्न आउट हुआ, आपने देखा होगा। अब देखिए कारण क्या है, श्रीनगर में कुल टर्न आउट जो है वो अराउंड 29% रहा, लेकिन कंपेयर टू 2014 फिर भी 5% ज्यादा था क्योंकि 24% का ही पार्टिसिपेशन रहा था 2014 में। अब 2024 की जब आप बात करते हैं रीजन क्या रहा कम पार्टिसिपेशन को, उसमें ये आपने देखोगे जो श्रीनगर के लोग हैं विशाल मोस्टली वो कभी इस पॉलिटिकल प्रोसेस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हिस्सा नहीं बने। उसके कई सारे कारण हैं। कारण ये है कि ये लोग तिजारती बिजनेस फैमिलीज से आते हैं, आर्टिसंस की फैमिलीज से आते हैं या हाउस बोट ओनर्स है, तो इनकी डीलिंग जो रहती थी डायरेक्टली टूरिस्ट के साथ रहती थी। फॉरेन करेंसीज जो होती थी उसका सर्कुलेशन होता था इन्हीं तबकों के थ्रू। तो इनको कभी ना कभी शायद वो जरूरत नहीं लगी कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, खास करके श्रीनगर के लोग। तभी आपने देखा होगा कि जो अर्बन रूरल एरियाज हैं उसमें ज्यादा टर्न आउट रहता है क्योंकि उनके इश्यूज ज्यादा है। इश्यूज है उनकी सड़कों के, उनकी बिजली के, उनके जो पेस्टिसाइड्स मिलते हैं उन्हें, उनके बागों के लिए उनको वो भी फ्री चाहिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं मसले वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। बाकी जो आप उमर अब्दुल्ला की बात करें, देखिए जब फेज 1 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्न आउट हुआ तो तब उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि ये एक सेंटर को जवाब है क्योंकि लोग यहाँ दबे हुए हैं। 370-35 को लेके एक करारा जवाब मिला, इसलिए लोग बाहर आ रहे। सेकंड फेज में जब टर्न आउट कम होता है वो सियासी लीडरों का जो है अपने तरीके से हर चीज को मैनिपुलेट करने का भी एक रीजन होता है। वो सियासी तरीके से ही हर चीज को मैनिपुलेट करेंगे। आबिद हमारे साथ बने हुए हैं। आबिद, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, इससे पहले आपसे राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, आपसे जानना चाहेंगे मजीद जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है वहां के बारे में।
बिल्कुल मुनाज़ा, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 11% के करीब वोटिंग हुई है। यानी अगर हम देखेंगे एज कम्पेयर टू अदर्स तो काफ़ी अच्छी पोलिंग यहाँ पर हुई है। और अभी भी आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि भारी तादाद में, क्योंकि इससे पहले मर्द हजरात, लेकिन अब खवातीन भी भारी तादाद में यहाँ पर पहुँच रही है, अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि लगातार हम सुबह से लोगों से बात कर रहे हैं, लोग मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर वो लोग वोट कर रहे हैं। यहाँ पर हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे आप अपना नाम बताइए। तनवीर अहमद मीर। तनवीर साहब, मुझे बताइए, आप वोट कास्ट कर रहे हैं, प्रायोरिटी क्या रहेगी, किन मुद्दों का अज़ल आप चाहेंगे? मसले तो बहुत है, रोड कनेक्टिविटी है, एजुकेशन सेक्टर है, वाटर पावर सप्लाई वगैरह, इन सभी का जब डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए तो लोकल कैंडिडेट से काफ़ी उम्मीद है इन सारी चीज़ों पर जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस है। तो आपको लगता है आपके वोट से ये सब मसाइल हल होंगे? हमें तो वोट कास्ट करना है क्योंकि फंडामेंटल राइट है, तो आगे का कैंडिडेट चुने हुए कैंडिडेट से काफ़ी उम्मीदें है, वो करेंगे पूरा इंशाल्लाह। आप मुझे अपना नाम बताइए। हाँ बताइए। मुझे बताइए, आप वोट कास्ट कर रहे हैं, प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्या मुद्दे होंगे जो आप चाहते हैं आपके वोट से उनका हल हो? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये खुशी की बात है 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। वो तानाशाहों के लिए हम एक शार कहना चाहते हैं, अल्लामा इकबाल का न रही दौर सिकंदरी न रहा कब्रिदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। आज हम बहुत खुश है क्योंकि हमारा अपना कैंडिडेट आ रहा है, उसको वोट डालेंगे। जो भी मसले मसाइल है, चाहे रोड का हो, पानी का हो, बिजली का हो, जो भी कुछ हो, तो इंशाल्लाह उम्मीद है उनसे वाबस्ता है। बिल्कुल। तो विशाल, आपने देखा कि लोग डेवलपमेंट को लेकर वोट करना चाहते हैं। किसी खातून वोटर से बात हो सकती है, उनसे पूछिए कि उनके मसाइल क्या है, ये वोट उनके लिए कितना अहम है। काफी सारी खवातीन भी है। तुहन में पनु नाव तुह वोट तरान, कम मसल तुम तुंद वोट से गसन हल गरीबन हंद मसला बाकी क्या अम वर मसल क्या मसला यथ इलाकस मज कम मसाइल फिलहाल मसल ठीक ठीक। तो हम यहाँ से भी हम बात करें। मुझे तुहन में पनु नाव में फजा तुज वोट त्रावान, मसल कम तुह बासान तुंद वोट से गसन तम हल। बासान तुम रहम कर तुम गरीबन अथावान तवे वोट त्रावान। बिल्कुल विशाल, क्योंकि ये लोग खुश है क्योंकि ये अपने नुमाइंदे चुन रहे हैं, लोकल नुमाइंदे चुन रहे हैं, जिनके पास ये अपने मसाइल लेकर पहुंचेंगे कल को। क्योंकि जिस तरह से इससे पहले भी आपने सुना कि लोग खुश है, काफ़ी खुश है लोग कि जो यहाँ पर पोलिंग का अमल है वो शुरू हुआ, यहाँ पर इलेक्शन का इंतखाबात वो हो रहा है, तो लोग उससे भी खुश है। क्योंकि लोग लगातार ये मुतालबा कर रहे थे उनको लोकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हालांकि यहाँ की जो सियासी जमात है वो भी लगातार इस इंतजार में थी। आपसे पूछो तफसील से उन खवातीन ने क्या कहा है कि अभी से एक सवाल कर लेता हूँ फिलहाल। अभी हमें ये बताएं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर ज्यादा चर्चा किन उम्मीदवारों की है? 3, 4, 5 जो कॉन्टेस्ट में बने हुए हैं, और अहम मुद्दे आपने क्या महसूस किया है? बिल्कुल विशाल, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है तकरीबन 13 कैंडिडेट मैदान में है। लेकिन अगर हम देखेंगे बैटल पीडीपी के उम्मीदवार, अपनी पार्टी के उम्मीदवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से फारूक उमर शाह है, अपनी पार्टी की जानिब से गुलाम हसन मीर है जो साबिक वजीर काबीना का वजीर रह चुका है। यहाँ पर शबीर अहमद मीर है पीडीपी के उम्मीदवार। तो टक्कर इन पार्टियों के दरमियान है। और यहाँ पर अगर इससे पहले भी हमने लोगों से बात की, लोग मतलब मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। कोई डिग्निटी 370 की बहाली को लेकर वोट कर रहा है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए वोट कर रहा है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि वो लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो चाहते हैं, उसके लिए ये वोट चाहते हैं लोग। क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा कि लोग अभी भी तरक्की को लेकर वोट करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं उनके वोट के जरिए से तरक्की हो। बिल्कुल। मुनज़्ज़ा, कोई सवाल है आपका आबिद से? मुझे तो लग रहा है कि वो कुछ बच्चे वहां पर आए हुए हैं, वो बच्चे भी उनके ऐसा लग रहा है कि बहुत खुशी का दिन है। हालांकि अपने माँ बाप के साथ आए होंगे या आप दादी नानी के साथ आए होंगे। मज़ीद हम इस पर आगे भी बात करेंगे। और जैसा कि आप भी बता रहे थे, देखिए वहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं, क्योंकि सीनरी भी आप देखें ना विशाल कितनी खूबसूरत है। पोलिंग स्टेशन भी जहाँ पर कायम है, जब देखते भी हैं तो दिल खुश हो जाता है। ऐसे विजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं वहाँ से। बच्चे भी वहाँ पर मौजूद है तो उनके लिए भी एक सैर तफरी का मौका हो जाता है। और खवातीन यूजुअली जो है विशाल वो दे शाई
शाई अवे फ्रॉम बीइंग वोकल जब उन्हें अपना कुछ जिस तरह से लेकिन मैं जानना चाहूंगा उन्होंने कहा क्या, क्योंकि वो कश्मीरी ज़बान में बोल रही थी, आप बेहतर कश्मीरी समझते हैं, मुझे बताइए कि क्या कह रही थी वो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या मसाइल है, क्या मुद्दे हैं उनके, तो उन्होंने कहा कि बहुत से मसाइल हम चाहते हैं कि मसाइल हल हो, और दूसरे सेंटेंस में उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है। अच्छा। कोई मसाइल है नहीं। तो बिकॉज दे शाय अवे, वो उतना वोकल नहीं हो पाते हैं। एक स्टिग्मा भी इसके पीछे काफी इतने लंबे अरसे तक बाइकॉट भी रहा है। वो कई सारे फैक्टर्स रहते हैं कि क्यों खुलकर जो है नहीं बोल पाते हैं, चुप